ठीक है जी। तो आज की क्लास में हम एक दूसरा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन क्या होती है? तो जैसे रोप में, एक स्ट्रेस्ड रोप में टेंशन दिखाते हैं आप। मान लो आपके पास एक सपोर्ट है, इससे आपने एक रोप सस्पेंड की हुई है और इस सस्पेंडेड रॉप से आपने एक ब्लॉक अटैच किया हुआ है। ठीक है, तो इससे आपने एक ब्लॉक अटैच कर दिया। तो ये आपकी एक टॉट या फिर स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है। तो अगर ये आपकी स्ट्रेच स्ट्रिंग है तो हम कहते हैं इट इज इन अ स्टेट ऑफ टेंशन। ये खींची हुई है, और अगर मैं इस ब्लॉक का एफबीडी बनाऊं तो इस ब्लॉक पे ये रोप ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा रही होगी, द फोर्स ऑफ टेंशन। अगर मैं इस सीलिंग का एफबीडी बनाऊं, जिस सीलिंग से रोप को कनेक्ट किया हुआ था, तो ये रोप इस पे एक फोर्स लगा रही होगी, टेंशन। अगर मैं रोप का खुद का एफबीडी बनाऊं, तो ये रोप ऐसे आउटवर्ड पुल हो रही होगी। रोप ब्लॉक को नीचे खींच रही है, सॉरी, रोप ब्लॉक को ऊपर खींच रही है, बदले में ब्लॉक रोप को नीचे खींच रहा है। ये एक्शन रिएक्शन फोर्सेस हो गई ये दोनों। और सिमिलरली ये रोप पे सीलिंग ने फोर्स लगाई और ये रोप ने सीलिंग पे फोर्स लगाई। तो बिकॉज ऑफ द स्टेट ऑफ टेंशन ये रोप स्ट्रेस्ड है, और अगर ये रोप स्ट्रेस्ड है तो ये जिन ऑब्जेक्ट्स के साथ कनेक्टेड है उनके ऊपर फोर्स लगा रही है, अपनी लेंथ के अलॉन्ग उनको पुल करने के लिए फोर्स लगा रही है। ठीक है। और अगर मैं रोप के ऊपर देखूं तो जब रोप बाहरी एजेंट्स के ऊपर, बाहरी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर फोर्स लगा रही होगी तो बदले में वो भी रोप पर फोर्स लगा रहे होंगे। इसके अलावा आपने ऐसा भी देखा है लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चन में कि सपोज ये एक पुली है और इस पुली के ऊपर से रोप स्लाइड करके जा रही है। तो अगर इस पुली के ऊपर से रोप स्लाइड करके जा रही है तो इस रोप और पुली के बीच में एक कांटेक्ट फोर्स डेवलप हो गई होगी। अगर इस रोप में टेंशन टी है तो रोप पुली पे कितनी फोर्स लगा रही होगी? 2T, है ना। हम बोलते हैं ना रोप पुली पे 2T फोर्स लगा रही होगी। एक्चुअली पुली पे लगने वाली फोर्सेस ऐसी होती हैं, कांटेक्ट फोर्स। रोप यहाँ से उसको प्रेस कर रही है, यहाँ से प्रेस कर रही है, यहाँ से प्रेस कर रही है, इन सब जगह से रोप पुली को प्रेस कर रही है। और अगर मैं रोप का एफबीडी बनाऊं, इस रोप का, तो ये पुली रोप को ऐसे प्रेस कर रही होगी। टेंशन टी दिखाने के लिए मैं यहाँ पे दो ब्लॉक्स कनेक्ट कर देता हूँ ताकि मैं टेंशन दिखा सकूं। वहां से इसके बारे में कुछ नहीं लेना है। अगर यहाँ टेंशन टी और यहाँ टेंशन टी है, इसका मतलब वो दोनों ब्लॉक्स जो हैं वो इस रोप को नीचे खींच रहे होंगे टी फोर्स से, है ना। और हम रोप मासलेस लेते हैं, तो अगर ये मासलेस रोप है तो इस पे टोटल डाउनवर्ड फोर्स टोटल अपवर्ड फोर्स के बराबर होनी चाहिए। तो ये जो पुली और रोप के सरफेस के बीच में कांटेक्ट फोर्सेस लग रही हैं, ये वाली, इन सब का रिजल्टेंट किधर आना चाहिए? हाँ जी, upwards के अपवर्ड आना चाहिए। और कितना आना चाहिए? 2T. 2T। इसका मतलब ये वाली सारी फोर्सेस जो रोप पुली पे लगा रही है उनका रिजल्टेंट डाउनवर्ड आना चाहिए। और कितना आना चाहिए? तो 2T आना चाहिए। ठीक है। तो जिस तरह से एक स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग में फोर्सेस होती हैं, उसी तरीके से जो लिक्विड का फ्री सरफेस है, किसी भी लिक्विड का जो फ्री सरफेस है, वो फ्री सरफेस एक स्ट्रेच्ड इलास्टिक शीट की तरह बिहेव करता है। और वो शीट स्ट्रेच्ड स्टेट में है,
खींची हुई है, उसके अंदर एक टेंशन एग्जिस्ट करती है, उसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट्स उसके साथ कनेक्टेड है उनके ऊपर वो फोर्सेस लगाती है। द फ्री सरफेस ऑफ a liquid behaves like a stretched elastic sheet. The free surface of a liquid behaves like a stretched elastic sheet. अगर वो stretched elastic sheet है, that means it has a tendency to contract. जैसे इसका एग्जांपल देता हूं, आप लिक्विड के सरफेस को इमेजिन करने की बजाय आप इमेजिन करो जैसे ड्रम होता है, एक ड्रम बीट करने के लिए जो ड्रम होता है, ढोल बजाने वाला ढोल ड्रम। तो ड्रम की जो मेम्ब्रेन होती है जिसको पीटते हैं, जिसके ऊपर बार बार हम हिट करते हैं, तो दैट मेम्ब्रेन इज बेसिकली अ स्ट्रेच्ड शीट। तो अगर आप देखें तो ड्रम या ढोलक टाइप कुछ भी आप ऐसे, सपोज ये एक ड्रम है बीट करने के लिए, तो आपने देखा होगा तो इसके सरफेस पे यहाँ पे एक शीट बनी रहती है और इस शीट को चारों तरफ से खींच के इसकी सरकमफ्रेंस के साथ अटैच किया हुआ होता है ना। तो इमेजिन कर पा रहे हैं कि ये जो ड्रम की मेम्ब्रेन है ये एक स्ट्रेस्ड शीट है। अगर इस मेम्ब्रेन का एफबीडी बनाऊं, अगर इस मेम्ब्रेन का एफबीडी बनाऊं तो कौन कौन सी फोर्सेस लग रही होंगी इस मेम्ब्रेन पे बाहर से। तो इस मेम्ब्रेन पे चारों तरफ से रेडियली आउटवर्ड फोर्सेस लग रही होंगी। कौन लगा रहा है ये फोर्स? ड्रम की बॉडी लगा रही होगी। और अगर मैं ड्रम का एफबीडी बनाऊं तो ड्रम पे ऐसे ही फोर्सेस रेडियली इनवर्ड लग रही होंगी। ठीक है, समझ रहे हैं आप? यस सर। तो इसी तरीके से सपोज मेरे पास कोई एक कंटेनर है, सपोज ये एक सिलिंड्रिकल कंटेनर है, और इस सिलिंड्रिकल कंटेनर में हमने लिक्विड फिल किया हुआ है। तो सपोज इस सिलिंड्रिकल कंटेनर में लिक्विड फिल किया हुआ, तो जिसको लिक्विड का टॉप सरफेस है वो आपको इस ड्रम के ऊपर बनी हुई मेम्ब्रेन जैसी शीट के जैसा दिखाई दे रहा, एक सर्कुलर मेम्ब्रेन। और वो सर्कुलर मेम्ब्रेन जो है, दैट मेम्ब्रेन is stressed because of a property which we call as surface tension। और वो मेम्ब्रेन अगर स्ट्रेस्ड है तो वो इस लिक्विड की वॉल्स पे फोर्सेस लगा रही होगी, किधर को? रेडियल इनवर्ड्स। रेडियली इनवर्ड। तो अगर मैं यहाँ पे एक सरफेस फिल्म इमेजिन करूं, एक सरफेस लेयर इमेजिन करूं, तो ये सरफेस लेयर जो है ये कंटेनर की वॉल्स पे, तो मैं टॉप व्यू बनाता हूं। तो इधर से अगर हम देखें, इधर से हम देख के इस पानी की सरफेस फिल्म का एफबीडी बनाए, तो ये जो पानी की सरफेस फिल्म है इसका एफबीडी बनाए, तो इसके ऊपर रेडियली आउटवर्ड फोर्सेस लग रही होंगी। कौन लगा रहा होगा? तो कंटेनर की वॉल्स लगा रही होंगी। और अगर मैं कंटेनर की वॉल्स का एफबीडी बनाऊं तो उस पे रेडियली इनवर्ड फोर्सेस लग रही होंगी।
तो कौन लगा रहा होगा? तो ऑब्वियसली हमारा लिक्विड का सरफेस, ये सरफेस लेयर जो है ये लगा रही होगी। तो इस सरफेस लेयर पे, इस सरफेस लेयर पे रेडिली आउटवर्ड फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी। और अगर ठीक है, मैं कंटेनर की वॉल का एफिडी नहीं बना रहा, आप ध्यान से सुनेंगे काम की बात। अगर मैं इसकी ऊपर सरफेस लेयर पे एक छोटी सी लेंथ लूं डीएल, और इस पे जो फोर्स लग रही है सरफेस टेंशन की वजह से वो लग रही है डीएफ, then df by dl is a constant that is called s or t, the surface tension of the liquid. एक given liquid के लिए df by dl is found to be constant and this constant is called the surface tension of the liquid. So surface tension can be called as the force acting per unit length due to surface tension. तो सरफेस टेंशन को क्वांटिफाई कैसे कर रहे हैं? द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस टेंशन। तो अगर यहाँ पे मैंने एक डीएल लेंथ ली, तो इस डीएल लेंथ पे जो फोर्स लग रही होगी वो एस इंटू डीएल या टी इंटू डीएल, कभी एस लिखा होता, कभी टी लिखा होता, कई जगह पे सिग्मा भी लिखा होता, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके की नोटेशन यूज होती है। तो देखना पड़ेगा आपको ध्यान से हर क्वेश्चन के अंदर की क्या नोटेशन यूज हो रही है। सर कुछ पूछना है यहाँ तक? सर अब यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ पे हम ऐसा भी क्वेश्चन पूछते हैं कि इस रूप में यहाँ टेंशन बताओ सेक्शन ए डैश पे, तो उसके लिए क्या करते हो आप? उसके लिए आप ये कहते हो कि अगर मैं केवल नीचे वाले पार्ट का एफबीडी बनाऊं तो उस पे एक अपवर्ड फोर्स लग रही होगी, कौन लगा रहा होगा? अपर पार्ट ऑफ द रोप लगा रहा होगा। तो ये जो ब्लैक रोप है ये ब्लू रोप के ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगा रही होगी, और ये जो ब्लू पार्ट ऑफ द रोप है ये ब्लैक पार्ट ऑफ द रोप पे नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा होगा। तो अगर मैं इस ब्लैक पार्ट का एफबीडी बनाऊं तो इस ब्लैक पार्ट ऑफ पे एक इधर फोर्स लग रही होगी टी, और अगर मैं इस ब्लू पार्ट का एफबीडी बनाऊं तो इस ब्लू पार्ट पे एक ऐसे फोर्स लग रही होगी टी, है ना? ठीक है। सिमिलरली अगर मैं एक हाइपोथेटिकल सेक्शन बना लूं यहां पे ऐसे ही, एक इमेजिनरी बाउंड्री से इस फिल्म को कट कर दूं, एक सेक्शन बना लूं एक्स एक्स डैश, और अब ये वाला पार्ट अलग इमेजिन कर लेते हैं। तो ये जो ग्रीन पार्ट ऑफ द फिल्म है, इस ग्रीन पार्ट ऑफ द फिल्म पे ब्लू पार्ट ऑफ द फिल्म एक फोर्स लगा रहा होगा। तो अगर मैं केवल इस ग्रीन पार्ट का एफबीडी बनाऊं, केवल इस ग्रीन पार्ट का एफबीडी बनाऊं, तो इस ग्रीन पार्ट के ऊपर जो फोर्सेस लग रही होंगी वो कैसे लग रही होंगी? तो एक तो कंटेनर की वॉल्स से फोर्सेस लग रही थी इस पे रेडियली आउटवर्ड नॉर्मल टू दी पेरिफेरी, और एक ऐसे लग रही होगी, ये कौन लगा रहा होगा? Remaining fluid. तो पार्ट टू ऑफ द लिक्विड सरफेस है ना। और सिमिलरली मैं पार्ट टू ऑफ द लिक्विड सरफेस का एफबीडी बनाऊं तो पार्ट टू ऑफ द लिक्विड सरफेस का एफबीडी बनाऊंगा तो उस पे ये फोर्सेस ऐसे लग रही होंगी, ऑब्वियसली उस पे
इसके अलावा ये भी फोर्सेस लग रही होंगी। ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। अगर आप यहाँ पे एक डीएल लेंथ लेते हैं तो उस पे जो फोर्स लगती है डीएफ, वो सरफेस टेंशन इनटू डीएल लगती है। तो यहाँ पर जितने डीएल हैं उन सब पे फोर्स लग रही होगी ऐसे। जितने डीएल हैं उन पे अगर आपसे पूछा जाए इन सब का रिजल्टेंट कितना होगा, तो इनका रिजल्टेंट एग्जैक्टली उतना ही होगा जितना ये नीचे वाले पार्ट पे लगने वाले फोर्सेस का रिजल्टेंट है। क्योंकि ये सरफेस फिल्म यहाँ पर इक्विलिब्रियम में थी, तो इस सरफेस फिल्म पे लगने वाली फोर्सेस, इस सरफेस फिल्म पे नेट फोर्स 0 ही होगी। तो ये वाली जो फोर्सेस हैं, इन सारी फोर्सेस का रिजल्टेंट इन सारी फोर्सेस का रिजल्टेंट के बराबर आएगा। तो जब भी आपको किसी इस तरीके से कर्व्ड पार्ट पे नेट फोर्स निकालनी होगी, कर्व्ड सरकमफ्रेंस पे कर्व्ड पार्ट ऑफ दी एक कर्वेचर लेंथ क्या दे रखा होगा और उसके ऊपर आपको फोर्स निकालनी होगी, तो आप उसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे ये कोई भी एक कॉन्टूर है, कोई भी एक ऐसी रैंडम शेप ले ली मैंने और इसके ऊपर फोर्स लग रही है ऐसे। ध्यान से समझना, ये सिंपल मैथमेटिक्स है, ये मैं बहुत जगह और भी यूज करने वाला हूँ। एक 12th में अपना चैप्टर आता है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, उसके अंदर भी हम इस चीज को यूज करेंगे। तो सपोज ऐसे फोर्स लग रही है और ये जितनी फोर्सेस हैं ये के इंटू डीएल है। डीएल लेंथ पे लगने वाली फोर्स के इंटू डीएल की अगर इक्वल आ रही है तो इन सारी फोर्सेस का रिजल्टेंट, ध्यान से देखना, आप इनिशियल पॉइंट ए और फाइनल पॉइंट बी को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करो, ये वाली लेंथ ले लो और इसके परपेंडिकुलर रिजल्टेंट आ जाएगा के एल। तो इन सारी फोर्सेस का रिजल्टेंट इसके बराबर आ जाएगा के इंटू एल। तो अगर इस डायग्राम में देखें तो ये वाली जो लेंथ है, सपोज ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ अगर एल है तो ये एस इंटू एल और ये भी एस इंटू एल। एल कौन सी लेंथ है, तो स्ट्रेट लेंथ है बी, ये नोट करेंगे ध्यान से। सर हाँ जी, सर वो फ्लूइड के जो नीचे के लेयर्स है उसके ऊपर भी तो बाकी का जो सरफेस है वो फोर्स लगा रहा है कंटेनर का। आप सरफेस लेयर की बजाय उसके नीचे वाली लेयर्स की बात कर रही हैं? हाँ सर। हाँ बिल्कुल, अगर मैं, ठीक है, पहले ये नोट कर लो, मैं उसके बारे में बात करता हूँ। इसमें कुछ पूछना आपको? तो लेट अस टॉक अबाउट दिस लिक्विड एज अ होल। इस पूरे लिक्विड का एफबीडी बनाता हूँ, ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट में लिक्विड इनक्लोज हुआ इस पूरे लिक्विड का एफबीडी बनाते हैं। तो इस पूरे लिक्विड पे ध्यान से समझना क्या क्या फोर्सेस लग रही होंगी। इस पूरे लिक्विड पे यहां से नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स लग रही होगी जो हाइड्रोस्टैटिक्स में पढ़ी थी हमने। और अगर ये सिलेंड्रिकल कर्व्ड सरफेस है तो ये चारों तरफ से रेडियली इनवर्ड फोर्सेस लग रही होंगी, ठीक है ना। तो इस पूरे लिक्विड पे ये फोर्सेस, यहां से बॉटम पे भी फोर्स जो हमने हाइड्रोस्टैटिक्स में निकाली थी कि एक कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ तो कंटेनर के उस पे कितनी फोर्स लगेगी, बेस पे कितनी फोर्स लगेगी, है ना। लिक्विड पे यहां से एटमॉस्फेरिक प्रेशर की फोर्स लग रही होगी, ये नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से निकाली जा सकती है बाय द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। ये नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स है
by the base of the container. ये वाली तो वही है नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स. दिस इज द नॉर्मल फोर्स ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर. इन एडिशन टू दैट, एक थिन फ्यू माइक्रोमीटर्स की एक लेयर आप मान के चलो लिक्विड के सरफेस की, जहां पे एक रेडियली आउटवर्ड फोर्स लग रही है. ये कौन सी फोर्स है? एडहेसिव फोर्स. ये सरफेस टेंशन की फोर्स है. हाँ ठीक है, एडहेसिव फोर्स है, बट एडहेसिव फोर्स है नो डाउट, बट ये वाली फोर्स जो है ये आप कैलकुलेट कर पाएंगे यहाँ पे एक डीएल लेंथ लेके, डीएफ इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू डीएल से. ये रस्सी यहाँ पर इसके साथ किसी तरीके से ग्लू की गई है, जिसकी वजह से ये इस ब्लॉक के साथ कनेक्टेड है. तो ऑब्वियसली इस ब्लॉक और रस्सी के बीच में फोर्स लग रही है बिकॉज दे हैव बीन ग्लूड टू ईच अदर. बट उस फोर्स की वैल्यू तो टेंशन के बराबर आ जाती है ना. तो सिमिलरली यहाँ पर ये वाली जो फोर्स लग रही है ये है तो एडेशन की वजह से ही, बट ये सरफेस टेंशन से निकल जाएगी. तो जो हमारी प्रॉपर्टी थी सरफेस टेंशन की, उससे ये वाली वैल्यू निकल जाएगी, डीएफ इज इक्वल टू एस इनटू डीएल. तो सर ये बाकी के लेयर्स पे भी होगी ना ये यही फोर्स एडहेसिव? बाकी के लेयर्स पे आपको ये वाली एडहेसिव फोर्स नहीं मिलेगी. ये वाली एडहेसिव फोर्स आपको केवल पेरीफेरी पे देखने को मिलेगी. डोमिनेट वहीं पर करेगी ये सरफेस लेयर पे, और कहीं पर नहीं देखने को मिलेगी आपको ये. उसका रीजन समझते हैं. बल्क में आपको ये फोर्स इसलिए नहीं देखने को मिलती क्योंकि बल्क में लिक्विड की कॉन्ट्रैक्ट करने की टेंडेंसी नहीं है, एडिशनल टेंडेंसी. अगर मैं यहाँ पर कोई लिक्विड का मॉलिक्यूल देखूं तो उसको चारों तरफ से उसके सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट कर रहे हैं, और वो चारों तरफ से बराबर ही अट्रैक्ट हो रहा है. लेकिन अगर मैं सरफेस लेयर पे लिक्विड की बात करूं तो सरफेस लेयर पे जो मॉलिक्यूल्स हैं इन पे जो फोर्सेस लग रही हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, उसकी वजह से दे हैव अ टेंडेंसी टू बी पुल्ड इनवर्ड्स. उसकी वजह से ये सरफेस की एक टेंडेंसी है कॉन्ट्रैक्ट करने की, और उसकी वजह से वहां पर एक एडिशनल इंटरेक्शन डेवलप हो रहा है. बाकी जगह पे डोमिनेंट फोर्सेस नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स ही रहेगी, पेरीफेरी पे आपको एक ये वाली फोर्स और देखने को मिलेगी जहां पे फ्री सरफेस होगा. ठीक है. हाँ सर. कोई डाउट किसी को और? आप इस समझ पा रहे हैं ना, इस सरफेस लेयर की एक टेंडेंसी है कॉन्ट्रैक्ट करने की, जिसकी वजह से ये अंदर को खींचना चाहता है, और जिसकी वजह से ये कंटेनर की वॉल्स को अंदर की तरफ पुल कर रहा है. तो वहां पे एडहेसिव फोर्सेस का इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा. वहां पे कंटेनर के साथ अगर इसका एडहेशन है तो वो इसको अंदर नहीं जाने दे रहा ना. क्यों? हाँ सर. इनफैक्ट अगर एडहेसिव फोर्सेस डोमिनेट कर जाती हैं, अगर एडहेसिव फोर्सेस डोमिनेट कर जाती हैं तो इस कंटेनर में ये लिक्विड ऐसे रहने की बजाय, अगर एडहेसिव फोर्सेस डोमिनेट कर जाती हैं तो इस कंटेनर में ये लिक्विड जो है वो
ऐसे होने की बजाय ये ऐसे हो जाता। एडहेसिव फोर्सेस उसको कंटेनर की वॉल्स के साथ स्टिक करने की कोशिश करती हैं। तो अगर एडहेसिव फोर्सेस डोमिनेट कर जाएंगी तो ये इफेक्ट आपको सरफेस ऐसा देखने को मिलेगा। उस केस में जो लिक्विड का सरफेस है, ये ध्यान से समझना कौन सा सरफेस, तो द कवर्ड पार्ट ऑफ द कंटेनर, ये सॉलिड का सरफेस जिसके साथ लिक्विड कांटेक्ट में है, और ये हमारा लिक्विड है यहाँ पर। तो लिक्विड का कांटेक्ट जहां पर है सॉलिड सरफेस के साथ, वहां पे अगर मैं लिक्विड के फ्री सरफेस पे एक टेंजेंट ड्रॉ करूं, लिक्विड के फ्री सरफेस पे एक टेंजेंट ड्रॉ करूं बिल्कुल पेरीफेरी पे, तो वो सॉलिड सरफेस के साथ कितना एंगल बनाता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। और अगर एडहेसिव फोर्सेस डोमिनेट करती हैं तो उस केस में ये एंगल ऑफ कांटेक्ट आपका एक्यूट आ जाता है। अगर लिक्विड को अंदर की तरफ खींचने वाली फोर्सेस जिनको हम कोहेसिव फोर्सेस बोलते हैं, कोहेसिव मतलब लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, अगर कोहेसिव फोर्सेस डोमिनेट करती हैं तो लिक्विड की टेंडेंसी अपने अंदर रहने की ज्यादा होती है और वो कंटेनर की वॉल्स के साथ स्टिक करने की टेंडेंसी कम रखता है। उस केस में हमारा ये एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑब्ट्यूज बन जाता है। इनफैक्ट ये डेटा याद रखना है, वाटर और ग्लास के लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट होता है। इनफैक्ट वो लगभग 8 डिग्री के आसपास होता है, जिसको प्रैक्टिकली जीरो एज्यूम कर लेते हैं। और इस केस में हम ऐसा बोलते हैं वाटर वेट्स ग्लास, पानी ग्लास को गीला कर देता है। पानी ग्लास को गीला कर देता का मतलब है कि अगर आप एक ग्लास की रॉड लें और उसको पानी के कंटेनर में डिप करके बाहर निकालें तो बाहर आएंगे तो ग्लास के ऊपर पानी की ड्रॉपलेट्स बच जाएंगी उस ग्लास रॉड के ऊपर, तो ग्लास रॉड गीली हो जाएगी। लेकिन अगर आप एक मरकरी का ग्लास का कंटेनर लें और उसमें मरकरी फिलअप कर दें तो मरकरी उसके अंदर ऐसी शेप एक्वायर करता है, क्योंकि मरकरी और ग्लास में उतना अच्छा एडेशन नहीं है जितना मरकरी मरकरी में कोहेशन है। तो मरकरी को ग्लास पसंद नहीं है, तो मरकरी ग्लास के साथ कम कांटेक्ट रखने की कोशिश करता है और उसकी बजाय वो अपना सरफेस एरिया ज्यादा रखने की कोशिश करता है। तो मरकरी और ग्लास का अगर आपके पास इंटरफेस बनेगा तो वो कुछ ऐसा बनता है। देखा आपने कभी ब्लड प्रेशर मेजर करने वाली मशीन जो मरकरी वाली होती है जिसमें मरकरी लेवल राइज करता है? हाँ उसमें सर। अगर आपने मरकरी का टॉप सरफेस देखा हो तो वो ऊपर को उभरा हुआ रहता, हमेशा फ्लैट नहीं होता, जिस ग्लास ट्यूब में मरकरी राइज कर रहा होता। तो यहाँ पे अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूं लिक्विड के सरफेस पे और इसका हमारे सॉलिड के साथ एंगल देखूं तो ये ऑब्ट्यूज एंगल ऑफ कांटेक्ट बनता है। ऐसा तब होता है जब कोहेसिव फोर्सेस डोमिनेट करती हैं। कोहेसिव फोर्सेस मतलब मरकरी मरकरी की अपनी अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो ये मरकरी है, ये ग्लास है, और मरकरी ग्लास के लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑलमोस्ट 135 डिग्री होता है। और यही अगर मैंने मरकरी को लेड के कंटेनर में डाला होता, लेड का कंटेनर बना के लेड के कंटेनर में अगर मैं मरकरी डाल देता तो वो
ऐसा हो जाता बिकॉज मरकरी लेड में जो कोहेसिव फोर्सेस हैं वो कम होती हैं, मरकरी लेड की एडहेसिव फोर्सेस ज्यादा होती हैं इन कंपैरिजन टू मरकरी मरकरी कोहेसिव फोर्सेस। तो अगर आप मरकरी को लेड के कंटेनर में डालेंगे तो यू विल फाइंड एन एक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट। हम कहते हैं मरकरी वेट्स लेड whereas water does not wet lead। वाटर और लेड का ऑब्ट्यूज एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है। कहीं पर भी आपको ऐसा लिखा हुआ मिल जाए assume that this liquid completely wets the solid, इसका मतलब वो कह रहा है 0 डिग्री का एंगल ऑफ कांटेक्ट ले लो। सर आप रिपीट कर सकते हैं? when the angle of contact is 0 degree we say that the liquid completely wets the solid। ठीक है। ठीक। पीछे वाला नोट कर लिया। सर एंगल ऑफ हाँ कांटेक्ट जी। कभी 0 होता है? हाँ कभी 0 होता है वाला तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मुझे इतना मालूम है वाटर ग्लास इंटरफेस के लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट को ऑलमोस्ट 0 डिग्री ले लेते हैं। Writing's not that easy, but Grammarly can help. This sentence is grammatically correct.
हाँ जी, एम आई ऑडिबल? हेलो? यस ठीक है जी, एक मैं ये डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रहा हूँ आपको सरफेस टेंशन की, आप देखेंगे। साउंड आ रही है क्या आपको हाँ सर वीडियो की? हाँ सर तो यहाँ पे 3 डेमोन्स्ट्रेशन अभी आपके सामने आई, मैं रिवाइंड कर रहा हूँ। एक ये जो डेमोन्स्ट्रेशन है, मेरी आवाज भी आ रही है ना साथ में? हाँ सर। हाँ, एक Yes, ये sir. जो डेमोन्स्ट्रेशन थी, इस डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर आपको एक बेसिकली पानी लिया और पानी के ऊपर कुछ पार्टिकल्स स्प्रे कर दिए। तो ये पानी के सरफेस पे कुछ पार्टिकल्स स्प्रे किए हुए हैं, और ये जो पार्टिकल्स हैं ये वाटर के सरफेस के ऊपर हैं, और ये वाटर की सरफेस लेयर के साथ स्टिक किए हुए हैं। तो मैं इसका एक आपको मैं एक मतलब फिगर बना के, डायग्राम बना के दिखाता हूँ कि इन पार्टिकल्स पे सरफेस टेंशन की वजह से फोर्सेस लग रही होंगी। तो पानी के सरफेस के ऊपर, एक मिनट, तो ये कंटेनर के अंदर, ये एक कंटेनर लिया मैंने, इस कंटेनर में पानी के सरफेस के ऊपर मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, सपोज एक छोटा सा ऑब्जेक्ट ऐसे रख दिया। तो जब मैंने पानी के सरफेस पे एक छोटा सा ऑब्जेक्ट रख दिया, तो ये सरफेस के साथ कांटेक्ट में आ जाता है, और इसके ऊपर इधर से और इधर से सरफेस लेयर फोर्स लगा रही है। जैसे कंटेनर की साइड वॉल्स पे फोर्स लगा रही थी ना, ऐसे ही इस ऑब्जेक्ट पे फोर्सेस लगा रही हैं। तो अब उस एग्जांपल में क्या दिखा हुआ है, अभी मैं उसको दोबारा से वीडियो डेमोन्स्ट्रेट करूंगा। यहाँ बहुत सारे पार्टिकल्स हमने पानी के सरफेस पे स्प्रिंकल कर रखे हैं। हर एक पार्टिकल पे चारों तरफ से ऐसे फोर्सेस लग रही थी सरफेस टेंशन की, और वो अपनी अपनी जगह पे इक्विलिब्रियम में थे। उसके बाद अब ये यहाँ पर क्या करते हैं, बीच में एक ड्रॉप सोप सोल्यूशन की डाल देते हैं। तो जैसे ही आपने बीच में एक ड्रॉप सोप सॉल्यूशन की डाली, तो जितने पार्ट ऑफ दी सरफेस लेयर पे सोप फैल जाता है, उतने पार्ट की सरफेस टेंशन एकदम से डिक्रीज कर जाती है। ये प्रॉपर्टी है, पानी में जब आप सोप डालते हैं तो उसकी सरफेस टेंशन डिक्रीज कर जाती है। तो जहां पर आपने सोप डाला सेंटर में, वहां पे सरफेस टेंशन की फोर्स डिक्रीज कर गई, बिकॉज वहां की सरफेस टेंशन कम रह गई, और बाहर की तरफ जो सरफेस टेंशन की फोर्सेस थी वो ज्यादा थी, तो इसलिए सारे पार्टिकल्स बाहर की तरफ मूव कर गए। आप ये एक्सपेरिमेंट घर में कर सकते हैं। आप 3 मैच स्टिक्स लेके उनको एक दूसरे के पास पास रख के एक ट्रायंगुलर शेप बना लें। आप यहाँ पर जैसे एक कंटेनर लें, कंटेनर का टॉप व्यू बना रहा हूँ, कंटेनर का टॉप व्यू में आप पानी के सरफेस पे ध्यान से 3 मैच स्टिक ऐसे रख दें। वेट करनी पड़ेगी पेशेंस के साथ, आपको पहले पानी भरो, 5-10 मिनट इसको पड़ा रहने दो, पानी स्टिल हो जाएगा, फिर उस पर धीरे से 3 स्टिक्स प्लेस कर दो। फिर आप एक ड्रॉप सोप सोल्यूशन की, आपका जो नॉर्मल वो बर्तन साफ करने वाला विम बार या जो भी लिक्विड सोप होता है, उसकी एक ड्रॉप आप यहाँ पे डालोगे और आप देखेंगे ये तीनों स्टिक्स ऐसे भाग जाएंगी। एंड द रीजन इज, इस एरिया में एकदम से सोप सोल्यूशन फैल जाएगा, और स्टिक पे इधर की तरफ लगने वाली फोर्स कम रह जाएगी और इधर की तरफ लगने वाली फोर्स ज्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से ये बाहर की तरफ भाग जाता है। दूसरा एग्जांपल जो इसमें दे रहे हैं, तो आप ध्यान से देखोगे, ये देखो, बिकॉज ऑफ द सरफेस फिल्म, एक बारीक सी सरफेस लेयर है, आप पानी को इस कंटेनर के फ्लैट सरफेस से ऊपर तक भर पा रहे हैं। दिख रहा है आपको, पानी बाहर तक निकला हुआ है। हाँ सर। तो ये जो एक बारीक लेयर है, ये एक थोड़ा सा मतलब इसके अंदर स्ट्रेंथ है। अगर आप ज्यादा पानी भर देंगे तो ऑब्वियसली ये सरफेस फिल्म ब्रेक कर जाएगी और पानी बाहर आ जाएगा, बट ये एक सरफेस लेयर एग्जिस्ट करती है यहाँ पर। अब ये वाला एक्सपेरिमेंट देखो, ये वाले एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया, एक वायर फ्रेम लिया,
आपने कभी वो सोप बबल्स बनाने वाला एक्सपेरिमेंट तो किया ही होगा। वो मार्केट में गन आती है, उससे बस बहुत सारे बबल्स बन जाते हैं। या फिर आपने कभी ऐसे एक वायर फ्रेम लिया, उसको सोप सॉल्यूशन में डिप करके बाहर निकाला हो, तो उस पे ये एक सोप फिल्म बन जाती है ना। दिस इज अ सोप फिल्म, जिसको आप ब्लो करते हैं तो बबल्स बन जाते हैं ना। तो आप देखो इसने क्या किया, ये एक वायर फ्रेम लिया हुआ है और इस वायर फ्रेम पे एक और छोटी सी वायर है जो स्लाइड कर सकती है। इसने पूरे को सोप सॉल्यूशन में डिप किया और बाहर निकाल लिया। अब देखो ये क्या कर रहे हैं, एक तरफ की फिल्म इन्होंने ब्रेक कर दी, जैसी एक तरफ की फिल्म ब्रेक करती तो दूसरी तरफ की फिल्म ने उसको अंदर की तरफ पुल कर लिया। ठीक है, सर वो लास्ट वाला एक्सपेरिमेंट आप एक बार वापस बता सकते? हाँ जी, स्क्रीन विजिबल है मेरी ये वाली जहां पे हम पहले थे। तो यहाँ पे मैं अब एक टर्म इंट्रोड्यूस कर रहा हूं आपके लिए, सरफेस एनर्जी। तो सरफेस एनर्जी क्या चीज है, तो जैसे सपोज मैंने ये एक वायर फ्रेम लिया, इस वायर फ्रेम में ये वाला एक वायर है जो स्लाइड कर सकता है, और इस वायर फ्रेम को मैंने सोप सॉल्यूशन में डिप करके बाहर निकाल लिया, सो दैट आई हैव अ सोप लेयर, अ फिल्म फॉर्म्ड एट दिस। ठीक है, और अब इस फिल्म की ऑब्वियसली एक टेंडेंसी है कॉन्ट्रैक्ट करने की, और जैसा कि आपने उस एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन में देखा था, अगर इस वायर को मैं फ्रीली छोड़ दूंगा तो ये जो वायर है ये लेफ्ट साइड की तरफ भाग जाएगी एकदम से तेजी से। ये हमारी सोप फिल्म, ये सोप फिल्म इस वायर को पुल कर रही है अंदर की तरफ। ध्यान से सुनेंगे मेरी बात यहाँ पे, ये एक सोप फिल्म है, यहाँ पे मैं किसी लिक्विड कंटेनर में भरे हुए लिक्विड का सरफेस नहीं बना रहा हूँ, यहाँ पे मैंने एक सोप फिल्म बनाई है। व्हेन आई यूज द टर्म सोप फिल्म, देन दिस हैज टू surfaces. When I use the term soap film, it has two surfaces, एक जो आपको दिख रहा है, एक जो बैक साइड में है, जहां पर भी लिक्विड और एयर का इंटरफेस बन रहा है वो एक सरफेस है, तो इट हैज टू सरफेसेस। और ये दोनों सरफेसेस मिलके इस वायर को अंदर की तरफ पुल कर लेते हैं। अगर इस वायर की लेंथ L है तो इस पे जो अंदर की तरफ फोर्स लग रही होगी वो लग रही होगी surface tension into length into 2, and this 2 is because of the fact that there are two surfaces. ठीक है, और इस फोर्स की वजह से ये वायर फ्रेम जो है ये फिल्म अंदर की तरफ भाग जाती है। और अब अगर मैं इस फोर्स की अगेंस्ट इसको पुल करूं बाहर की तरफ, और इस वायर फ्रेम में जो इस स्लाइडिंग वायर है इसको यहां ले आऊं, तो आई will have to do work in increasing the surface area of the film against the force of surface tension. तो जैसे एक स्प्रिंग को नेचुरल स्टेट से इलोंगेट करने के लिए हमें वर्क करना पड़ता है, ऐसे ही इस फिल्म का सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए हमें वर्क करना पड़ता। सो द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट अगेंस्ट द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, that is the surface energy of the surface layer of the liquid. तो कितना वर्क करना पड़ेगा मेरे को, F external into delta L, where delta L is the displacement. ये हो जाएगा 2 into S into L, इसको डेल्टा L नहीं लिखता, इसको मैं डेल्टा X लिख लेता हूँ, मतलब L में इंक्रीमेंट नहीं है इसलिए मैंने एक डिफरेंट वेरिएबल चूज किया। And this represents the increase in surface energy. और L इंटू डेल्टा एक्स इंटू 2 ये हमारी सरफेस फिल्म के इंक्रीज इन सरफेस एरिया के बराबर आ गया। सो द इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी is a surface tension into increase in surface area.
कोई डाउट यहाँ तक?